फ्रेंड्स, सो लेट्स कम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्न अम्पायर, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडो ग्रीक, साकास, परिथांस एंड कुशांस पढ़ लिया था। उनके कंट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे कि उन्होंने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ज़्यादा फेमस किया था, हेलेनिस्टिक आर्ट ऑफ स्कूल जिसे बोला जाता है। फिर हमने उसमें देखा कि गोल्ड कॉइन्स जो है, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वो उन्हीं के टाइम पे इशू हुए। फिर हमने देखा उन्होंने बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया, ठीक है, वैष्णविज़्म को भी प्रमोट किया, ठीक है। तो सारे रिलीजन की तरफ वो सेकुलर थे। इन्होंने सैडल ऑफ हॉर्स राइडिंग कुशान ने इंट्रोड्यूस की। फिर हेडलेस इमेज जो थी हमारे कनिष्क की, वो हमको मथुरा में मिली। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी कनिष्क के टाइम पे हुई थी। रुद्र दमन के बारे में पढ़ा हमने, जो कि हमारे साकाश रूलर थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी? इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस एंड देन कुशांस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सातवाहनास। तो ये हमारी पूरी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आई थी। अब हमारी सातवाहनास हमने बोला था कि पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे हमारी कहाँ आई थी? डेक्कन में आई थी। तो और ये एक पहला अंपायर था जो हमारा डेक्कन में स्टेब्लिश हुआ था। तो सातवाहनास जो थे ये फर्स्ट अंपायर जिन्होंने डेक्कन में पहली बार स्टेब्लिश किया था। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर जो मौर्यास के आए डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में अगर बात करें तो वो हमारे सातवाहनास आए। हम शुंगाज और कानवास के बारे में भी पढ़ेंगे, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। अगर नहीं होगा इस बुक में तो मैं अलग से ही भी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। बट इसकी अगर बात करें तो डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉरन्स के सक्सेसर्स आए पोस्ट मॉडर्न टाइम पे वो हमारे सातवाहनास आए, ठीक है। अब सातवाहनास को बोला जाता था कि आंध्र प्रदेश वाले जो पीपल थे, जो ट्राइब थे, वो उन्हीं के जैसे थे, बट ये मेंशन नहीं है पुरानास में। और पुरानास जो है सिर्फ आंध्र रूल के बारे में बताता है, सातवाहनास के रूल के बारे में नहीं बताते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें तो नेम जो है आंध्रा का वो कहीं भी सातवाहना के इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। तो इससे हमको पता चलता है कि सातवाहनास जो थे वो इंडिजीनियस तो थे, इंडिजीनियस ट्राइब तो थे, पर वो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पहले रूल नहीं किए। अब अकॉर्डिंग टू सम पुरानास ये ऐसा बोला जाता है कि ऑल टुगेदर जो आंध्र था, आंध्र प्रदेश वाले रूलर्स थे, उन्होंने 300 साल तक लड़ा और ये पीरियड जो है बाद में सातवाहन डायनेस्टी को दे दी गई। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन सातवाहनास की वो 1st सेंचुरी BC की मिलती है, जहाँ पे उन्होंने कानवास को डिफीट किया था। तो कानवास रूलर, हम शुंगास और कानवास पढ़ेंगे। शुंगास और कानवास हमारे सेंट्रल इंडिया में इस्टेब्लिश थे और उन्हीं को डिफीट करके सातवाहनास जो है डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो अर्ली सातवाहनास किंग्स जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, बट अर्ली सातवाहनास किंग महाराष्ट्र में है। तो सातवाहनास रूलर जो है मेन अगर बात करें सातवाहनास डायनेस्टी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई? महाराष्ट्र वाले रीजन में, जो अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला रीजन बोला जाता है। और इन्होंने अपर गोदावरी वैली में अपनी पावर को सेटअप किया और बहुत सारे डाइवर्स और रिच क्रॉप्स जो है महाराष्ट्र में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ग्रेजुअली अगर बात करें तो सातवाहनास ने अपना पूरा अंपायर जो है कर्नाटका आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश कर लिया और साकास को डिफीट करके, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर थे साकास के, जिन्होंने अपना पावर अपर डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया में स्टेब्लिश किया था। एट वन स्टेज अगर बात करें तो सातवाहनास ने पूरी तरह साकास को हरा दिया और वेस्टर्न इंडिया और महाराष्ट्र में पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब इसमें सबसे पहले रूलर की अगर बात ना करें, सबसे पहले रूलर इसमें मेंशन नहीं किया गया, पर हमने 3-4 रूलर और मेंशन किए हैं अपने नोट्स में जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम इसमें जो मेंशन किया है पहले वो देख लेते हैं। पर अगर हम बात करें तो हमारा सातवाहनास डायनेस्टी स्टेब्लिश किसने किया था? फाउंडर कौन थे? तो सिमुका रूलर थे एक, उन्होंने सातवाहनास डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद सतकर्णी 1 आए थे, फिर उसके बाद हाला आए थे, फिर आए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इन्होंने सीधे गौतमी पुत्र सतकर्णी से दिया है, बट हम वो तीनों रूलर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर बात करें तो 106 से 130 AD तक थे। ये जो है ये अपने आप को सिर्फ एक ही ब्राह्मण बोलते थे कि मैं ही एक ब्राह्मण हूँ जिन्होंने साकास को डिफीट किया, जो कि साकास फेमस रूलर था साकास का नाहपना को डिफीट करके उन्होंने क्षत्रिय रूल को पूरी तरह डिफीट कर दिया और ब्राह्मण्स रूल स्टेब्लिश कर लिया साउथ इंडिया में, ठीक है। अब नाहपना को डिफीट करने के ऐसा अब कहाँ से एविडेंस मिला? तो 8000 सिल्वर कॉइन्स जो है नाहपना के हमको नासिक के पास मिले और उसको रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? सातवाहनास किंग ने। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मालवा को भी ऑक्यूपाई कर लिया, काठियावाड़ को भी ऑक्यूपाई कर लिया जो साकास रूलर के अंदर था।
और अंपायर जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपना मालवा रीजन से लेकर कर्नाटका रीजन तक एनहांस कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। तो ये हो गया गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। नेक्स्ट रूलर अगर बात करें तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमई आए थे, जो कि 130 AD टू 154 AD में आए थे, जिन्होंने आंध्रा में उनके कॉइन्स मिले। और ये रूलर थे जिन्होंने अपनी कैपिटल सेटअप की थी पैठन और परिस्थान। याद रखिएगा, पैठन जो है सातवाहनास डायनेस्टी की कैपिटल थी। अब शाकाज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आए फिर से, क्योंकि इनके टाइम पे वशिष्ठ पुत्र पुलुमई के टाइम पे फिर से शाकाज जो है कॉन्फ्लिक्ट में आए सातवाहनास के, और उन्होंने कोंकण कोस्ट जो था हमारा और मालाबार कोस्ट जो वेस्टर्न घाट्स में है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर शाकाज रूलर रुद्रदमन के बारे में हमने पढ़ा था। रुद्रदमन ने जो है सातवाहनास को दो बार डिफीट किया, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। फिर उसके बाद यज्ञ सिंह सतकर्णी आए 165 AD से 194 AD में, जो कि लेटर किंग थे। उन्होंने कोंकण रीजन और मालवा रीजन को शाकाज से ले लिया, और इनके कॉइन्स जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात हर जगह मिलते हैं। और ये ग्रेट लवर थे हमारे ट्रेड और नेविगेशन के। कैसे पता चला? हमको उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन्स मिले जिसमें हमको बहुत सारे नेविगेशंस, बोट्स के सिंबल्स मिले, ठीक है, बोट्स के सिंबल्स मिले, ओके, और फिश के सिंबल्स मिले। तो हमको इससे पता चलता है कि ये ग्रेट लवर थे नेविगेशन और इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में इन्होंने सिर्फ 3 किंग्स के बारे में बताया है, बट जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस आए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो मैंने अदर बुक से ऐड किया है, तो वो मैं आपको यहीं पढ़ा देती हूँ। लेट्स कम टू द समरी में अगर बात करें तो ये हो गया सातवाहनास डायनेस्टी, जो हमने बोला था ये हमारा डेक्कन वाले रीजन में, आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में हमारे इंडो ग्रीक शाकाज ये वाले एरिया, ये वाले लोग थे। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये सब एक साथ रूल कर रहे थे, याद रखिएगा, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे ये सब एक साथ रूल कर रहे थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये पहला एम्पायर है जो साउथ इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका और डेक्कन से लेकर सेंट्रल इंडिया पूरा जो है ये हमारा सातवाहनास के रूल में था, ठीक है। अब सातवाहनास के बाद डेक्कन में कौन आया था? इक्ष्वाकुस आए थे। सेम रीजन में कौन आया था? इक्ष्वाकुस। याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि सातवाहनास के बाद कौन आया था? इक्ष्वाकुस आए थे, ठीक है। अब कैपिटल हमने देखा पैठन और परिस्थान है, जो किसने रखी थी? पुलुमई ने कैपिटल शिफ्ट की, कैपिटल बताई थी, और इनको ब्राह्मण कंसीडर किया जाता था, बट ये लिबरल थे हर रिलीजन की तरफ। अब रूलर्स की अगर बात करें तो सिमुका जो थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जो कि फाउंडर थे सातवाहनास डायनेस्टी के। फिर सतकर्णी वन आए। सतकर्णी वन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है विच इज कॉल्ड नाना घाट इंस्क्रिप्शन, और ये किसने इंस्क्राइब किया? उनकी वाइफ ने, और उनकी वाइफ ने उनको बोला कि दक्षिणा पथापति बोला जाता है इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूलर हाला आए। इन्होंने गथा सप्तशती को कंपोज किया, जो कि प्राकृत टेक्स्ट था, प्राकृत लैंग्वेज में था, और इसमें 700 एरोटिक वर्सेस दी गई हैं, ठीक है। तो हाला का ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में दिया गया है, बट उसमें किंग के बारे में नहीं दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी आए, जो कि हमने देखा उनके बारे में दिया गया है 106 AD से 130 AD तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सातवाहनास रूलर थे। इनको, ये अपने आप को एक ही ब्राह्मण ऐसे बोलते थे जिन्होंने शाकाज रूल को डिफीट किया था, जो कि नाहपना थे। और हमको कैसे पता चला? क्योंकि 8000 नाहपना के सिल्वर कॉइन्स जो है हमको नासिक में मिले। फिर इन्होंने अपना अंपायर मालवा से कर्नाटका तक एक्सटेंड कर दिया, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था नासिक इंस्क्रिप्शन, जो कि इनकी मदर ने बनाया, इंस्क्राइब किया था। और इन्होंने बोला था, उनकी मदर ने बोला था कि इनका जो घोड़ा था वो 3 सीस से पानी पी के गुजरा है। अब ये अपने आप को एक ब्राह्मण बोलते थे। क्यों बोलते थे एक ब्राह्मण? ये पॉइंट बाद में मेंशन है, मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है कि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। ये अपने आप को एक ब्राह्मण बोलते थे क्योंकि ये इन्होंने पूरी तरह इंटरमिक्सचर जो था पीपल का, डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स का, उसको बिल्कुल पूरी तरह एंड कर दिया, इसलिए ये एक ब्राह्मण भी बोलते थे अपने आप को। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट आए थे वशिष्ठ पुत्र पुलुमई 130 से 154 AD, जिन्होंने कैपिटल सेटअप की थी पैठन में। फिर यज्ञ सिंह सतकर्णी आए थे 165 टू 194 AD में। ये लवर थे ट्रेड एंड नेविगेशन के, और इन्होंने उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन्स इशू किए थे, जिसमें हमने देखा कि फिश सिंबल्स और बोट सिंबल्स बहुत मिले। तो इससे हमको पता चलता है कि नेविगेशन में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, सारी चीज़ें देखते थे, और इनके कॉइन्स जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में मिले। लास्ट रूलर जो थे वो पुलुमई IV थे, लास्ट सातवाहनास रूलर थे।
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री वी हैव स्टडीड। सिमुका फाउंडर थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। फिर हम उस सतकर्णी वन आए, उनका नाना घाट इंस्क्रिप्शन था। फिर उसके बाद हमारे हाला आए, हाला का गता सप्तसती था जो कि प्राकृत टेक्स्ट था। फिर उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी आए जिनका सबसे इंपॉर्टेंट नासिक इंस्क्रिप्शन था। एंड उसके बाद हमारे विशिष्ट फुलुमई आए जिन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया पैठन में। और उसके बाद हमारे यज्ञ सतकर्णी आए, उन्होंने उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन्स इशू किया। और उसके बाद हमारे फुलुमई 4 आए जो कि लास्ट सातवाहनाज रूलर थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल लाइफ। ठीक है, वी हैव स्टडीड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट कम टू एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल कल्चर। अब एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल कल्चर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मटीरियल कल्चर ऑब्वियसली ये नॉर्थ इंडियन के साथ ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स में आते थे। तो फ्यूजन था लोकल एलिमेंट्स का और नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स का। नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स मतलब जो इंडो ग्रीक्स वगैरह लोग थे उनका भी कुछ फ्यूजन मिला के जो है इन्होंने अपना एक टाइप का कल्चर डेवलप किया, मटीरियल कल्चर डेवलप किया। अब मेगालिथ बिल्डर्स जो हैं वो हमको मिले थे। मेगालिथ के बारे में हमने पता है, बड़े बड़े बोल्डर्स, ब्यूरल्स होते थे जिनको दफनाने के बाद ऊपर बहुत बड़ा सा एक पत्थर रखा जाता था, उसको मेगालिथ बोला जाता था। तो मेगालिथ जो है, मेगालिथ बिल्डर्स जो है डेक्कन में, जब हमने आयरन का देखा, एग्रीकल्चर का यूज़ देखा तो वहाँ पे हमको मेगालिथ मिला। पर यही मेगालिथ कल्चर जो है फॉलो किसने किया? सातवाहनाज ने फॉलो किया। और वहाँ पे अगर बात करें तो ओनली होस मिलते थे। जो होस मतलब वो होता था जिससे हम जो हमारे मिट्टी होती है उसको खोदते हैं, तो उसी से हमको सोकेटेड होस मिले, सिकल्स मिले, स्पेड मिले, प्लफशेयर्स, एक्सेस मिले और टैंगल्ड एंड सॉकेट एरोहेड्स भी और ड्रैगर्स भी यहाँ पे डिस्कवर हुए। फिर करीम नगर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ब्लैक स्मिथ शॉप डिस्कवर हुई। और सातवाहनाज जो है वो आयरन ओर कहाँ के एक्सप्लॉइट करते थे? करीम नगर और वारंगल का जो आयरन ओर था उसको एक्सप्लॉइट करते थे। अब एविडेंस जो है गोल्ड वर्किंग का हमको मिला कोलर फील्ड से, क्योंकि कोलर फील्ड्स ऑब्वियसली कर्नाटका वाले रीजन में आता था। पर सातवाहन जो है वो गोल्ड को यूज़ करते थे एज अ बुलियन, बट वो गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, दे डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन्स। कौन से कॉइन्स इशू करते थे? गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं करते थे। तो लेड के कॉइन्स इन्होंने सबसे ज़्यादा इशू किए। उसके बाद पोटिन, कॉपर, ब्रोंज मनी भी इन्होंने इशू किया। अब सातवाहनस जो थे उनके बाद इशकवाकुस आए उसी एरिया में, तो उन्होंने भी मिनरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया डेक्कन का। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल रिसोर्स। नेक्स्ट अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो ये पीपल जो है पैडी ट्रांसप्लांटेशन का आर्ट जानते थे। कृष्णा से गोदावरी एरिया डेल्टा के बीच में जो एरिया था उस एरिया को राइस बाउल बोला जाता था। अभी ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था, तो राइस बाउल बोला जाता था। डेक्कन के जो पीपल थे वो कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे और कॉटन प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। ठीक है, और ऐसा बोला जाता था कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी थी। याद रखिएगा, एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी। अब बोला जाता है कि अब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों करते थे? ऑब्वियसली क्योंकि लार्ज आर्मी को मेंटेन करना था, उनको फीड करना था, मिलिट्री स्ट्रेंथ को फीड करना था। तो आर्मी जो थी 1 लाख की इन्फेंट्री, 1 लाख इन्फेंट्री, 2000 कैवेलरी, 1000 एलिफेंट, इतने सबको मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना पड़ता था, क्रॉप्स प्रोड्यूस करना पड़ता था जो कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते थे। तो ये हो गया एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द हाउसिंग सिस्टम, कैसा था वहाँ का? तो ऑब्वियसली नॉर्थ के साथ कांटेक्ट में थे तो कॉइन्स का यूज़ जानते थे। ठीक है, बंट ब्रिक्स जानते थे, रिंगवेल्स जानते थे, जो कि हमने देखा मॉडर्न टाइम्स में पहली बार इस्टेब्लिश हुआ। तो एक पेडा बंकुर एक रीजन है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमने देखा रेगुलर यूज़, हमने देखा फायर बेक्ड ब्रिक्स का जो जला के बनाते थे, यूज़ ऑफ फ्लैट एंड परफोरेटेड रूफ टाइल्स। फिर 22 ब्रिकवेल्स जो हैं वो भी हमने देखे, जिससे हमको पता चला कि थिक हैबिटेशन था, बहुत सारे लोग एक जगह रहते थे। और हमने देखा ड्रेन्स जो थे वो बिल्कुल कवर्ड थे और वेस्ट वाटर जो है सोकेज पिट्स में जाता था। और टाउन्स जो है महाराष्ट्र में भी 1st सेंचुरी में हमको मिले। तो इस टाइप की चीज़ें जो है हमको मिली। और ट्रेड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ बिकॉज बहुत सारे रोमन और सातवाहनस कॉइन्स हमको मिले। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाउसिंग एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल कल्चर। तो वी हैव स्टडीड मटीरियल कल्चर। तो लेट्स कम टू द
समरी ऑफ इट, ठीक है। तो एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर की अगर बात करें तो ये फ्यूजन था लोकल एलिमेंट्स का और नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स का। अब मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो टूल्स हमको कैसे मिले, सोकेटेड हॉर्स, सिकल्स, प्लवशेयर्स, एक्सेस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैंगल्ड एंड सोकेटेड एरो हेड्स और ड्रैगर्स, और ब्लैक स्मिथ शॉप डिस्कवर्ड हुई करीमनगर में। फिर एविडेंस हमने देखा गोल्ड वर्किंग का, जो कि कोलर फील्ड से गोल्ड हम ऑक्यूपाई करते थे। इन्होंने लेड, ब्रोंज, कॉपर, पॉटिन कॉइन्स इशू किए, बट गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू नहीं किया। गोल्ड को यूज करते थे एज अ बुलियन, बट गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं किए। नेक्स्ट एग्रीकल्चर में हमने देखा ये पैडी ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक को जानते थे, क्योंकि एरिया जो कृष्णा और गोदावरी के बीच में आता था, रिवर के बीच में आता था, वो एरिया को राइस बाउल बोला जाता था। कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे और आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते थे कि मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है हम उसको सपोर्ट कर सके। और इसी से हमको पता चलता है कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी थी। हाउसिंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट में आने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे बर्न ब्रिक्स और रिंग बेल्स। एग्जाम्पल, फायर बेक ब्रिक्स यूज़ होते थे पेडाबनकुर में। 22 ब्रिक्स वेल्स जो मिले, जिससे हमको पता चलता कि बहुत ज़्यादा हैबिटेशन था, थिक हैबिटेशन था। ड्रेन्स जो है इनके कवर्ड होते थे, ठीक है, वेस्ट वाटर दूसरी जगह जाता था। कॉइन्स का यूज़ करते थे और ट्रेड भी इंक्रीज हुआ बाय न्यूमरस सातवाहनस एंड रोमन्स कॉइन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द मटीरियल कल्चर। नेक्स्ट कम टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यस, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो सातवाहनस जो ओरिजिनली अगर बात करें तो वो ट्राइब थे, डेक्कन के इंडिजीनियस पीपल थे, बट धीरे धीरे वो ब्राह्मणाइज्ड हो गए और इनका फेमस किंग जो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, हमने देखा कि उनको एक ब्राह्मण नाम से जाना जाता था और वो उन्होंने फोर वर्ना सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने इंटरमिक्सचर जो था पीपल के, डिफरेंट सोशल क्लासेस के पीपल जो थे उनके बीच में, उसको पूरी तरह एंड कर दिया, ठीक है। जो कि साका एरा जब आया था तो वो इन्फिल्ट्रेशन के कारण बहुत सारा इंटरमिक्सिंग हो गया था कास्ट सिस्टम में, बट इन्होंने क्या किया कि ये पूरी तरह एंड कर दिए। अब ये क्यों एंड किए, इनके दो रीज़न थे। पहली रीज़न यही था कि जो भी हमारे ब्राह्मणाज हैं हम उनको सपोर्ट करें, हम वैदिक कल्चर को रिवाइव करें। दूसरी चीज़, उन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स को भी बहुत ज़्यादा वो किया, ए कल्चराइजेशन में वो किया, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट किए ब्राह्मणाज और बुद्धिस्ट मंक्स को देने के लिए। तो पहली बार लैंड ग्रांट तो स्टार्ट हो गया था, लैंड ग्रांट नहीं स्टार्ट हुआ था, हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा था, बट लैंड ग्रांट सिस्टम जो है सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ, सातवाहनास के टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो सातवाहनास was the first ruler जिन्होंने लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र क्षत्रिय रूल करता है, बट सातवाहनास जो है वो अपने आप को ब्राह्मण्स बोलते थे और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बोला कि हम तो ट्रू ब्राह्मण हैं। और इन्होंने बोला, बट बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस क्या चाहते थे कि ये देखते थे कि ये जो है मिक्स्ड क्लास है, ये कोई ब्राह्मण्स नहीं है, ये ट्राइबल पीपल जो है वही कन्वर्ट हो गए ब्राह्मण्स में। फिर क्राफ्ट एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि मर्चेंट और आर्टिशंस जो है अपने आप को स्लेव बोलने लगे और वो फोरफ्रंट में आ गए। और इन्होंने बहुत सारे डोनेशंस जो है बुद्धिस्ट मंक्स और ब्राह्मणिज्म को दिया। और उन्होंने स्मॉल मेमोरियल टैबलेट्स भी स्टार्ट किए। अकॉर्डिंग अमंग द आर्टिशंस अगर बात करें तो गंडिकास, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, यही टर्म्स पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी में। तो गंडिकास जो थे, जिनको परफ्यूमर्स भी बोला जाता था, वो रेपिटेडली डोनर्स की तरह मेंशन थे। लेटर स्टेज में गंडिकास को पूरी तरह, जितने भी काइंड ऑफ शॉपकीपर्स थे जो शॉप में बैठते थे, उनको गंडिकास बोला गया, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग थी सातवाहनस डायनेस्टी का मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स था, दैट इज़ फैमिली स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जितनी भी फैमिली थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट सातवाहनस के टाइम पे हमको ट्रेसेस मिले कि मैट्रिलिनियर सोसाइटीज़ थी, क्योंकि हमने देखा कि बेटे के आगे माँ का नाम लगा होता था, जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी 1। तो ये हमको पता चला, बट ऐसा नहीं है, बट पेट्रिलिनियर सोसाइटी भी थी। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि सन ही हर बार रूलर बनता था, ठीक है, ना कि लड़कियां बनती थी। तो सन ही हर बार रूलर बन रहा है, बट मदर को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि मदर का नाम पहले जोड़ा जाता था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स कम टू द
समरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओरिजिनली ये ट्राइब डेक्कन के थे, बट वो ब्राह्मणाइज्ड हो गए। मोर और मोर ए कल्चराइजेशन स्टार्ट हुआ बुद्धिस्ट मंक के द्वारा। फर्स्ट रूलर जो थे जिन्होंने फर्स्ट रूलर थे सातवाहनस डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी थी जिन्होंने लैंड ग्रैंड सिस्टम स्टार्ट किया ब्राह्मणाज और बुद्धिस्ट मंक को, और जिसके कारण ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जो नॉर्थ इंडियंस के थे वो उनको एज अ मिक्सड कास्ट बोलते थे। फिर क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि मर्चेंट एंड आर्टिशंस अपने आप को स्लेव बोलने लगे और वो फोर फ्रंट में आ गए और इन्होंने स्मॉल मेमोरियल टैबलेट्स स्टार्ट किए। आर्टिशंस, जितने भी आर्टिशंस थे उसमें से गंडिकास जो कि परफ्यूमर्स थे उनको एज अ डोनर बोला जाता था, और बाद में सब काइंड ऑफ शॉपकीपर्स को गंडिकास डिनोट किया गया। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो मैट्रिलिनियर सोशल स्ट्रक्चर था, मदर्स का नेम मेंशन रहता था, और रूलिंग फैमिली जो थी वो पेट्रियाकल ही थी, बिकॉज सक्सेसर जो था थ्रोन का वो मेल मेंबर को ही पास होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो किंग जो थे उनको एज धर्मशास्त्र जो मॉडर्न डायनेस्टी के रूलर्स यूज़ करते थे उसी शास्त्र को हमारे सातवाहनस भी जो थे वो यूज़ करते थे, और इनको अपहोल्डर ऑफ धर्म बोला जाता। तो किंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था? एज अ अपहोल्डर ऑफ धर्म, जितना भी धर्म है उसको अपहोल्ड करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। इनको फ्यू डिवाइन एट्रीब्यूट्स भी असाइन किए गए थे, और इनको ऐसा बोला जाता था कि एंशियंट गॉड्स की क्वालिटीज़ इनमें है, जैसे कि रामा हो गए, भीमा, केसावा, अर्जुन, और ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर बोला जाता है। किंग जो है बहुत ज़्यादा डिवाइन है। फिर सातवाहनस जो है वो सेम एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स रखे जैसे कि हमारे मॉडर्न टाइम्स में थी। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने आहारा बोला, ऑफिशियल्स को उन्होंने अमात्यास और महामत्यास बोला। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि मिलिट्री और फ्यूडल एलिमेंट्स जो है सातवाहनस के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा है। फ्यूडल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो लैंड ग्रैंड सिस्टम स्टार्ट किया, तो उन्होंने मतलब इसका मतलब ये था कि जो ब्राह्मणस है और बुद्धिस्ट मंक्स है वो पीस और सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे हमारे एम्पायर को बनाने के लिए। तो सेनापति जो थे, सेनापति को एज अ प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। और क्यों अपॉइंट किया जाता था? क्योंकि ट्राइबल पीपल जो थे डेक्कन के वो पूरी तरह इंडियंस नहीं हुए थे, हिंदुआइज्ड नहीं हुए थे, इसलिए उनको न्यू रूल में लाने के लिए सेनापति को ही प्रोविंशियल गवर्नर बोला गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था रूरल एरियाज का उस किसके हाथ में था? गौलमिका के हाथ में। याद रखिएगा गौलमिका। गंडिकास को क्या बोला उन्होंने? गंडिकास कौन थे? शॉपकीपर्स के नेम थे, शॉपकीपर्स को रिप्रेजेंट किया जाता। गौलमिका कौन था? रूरल एरियाज जिनके हाथ में था, और गौलमिका जो कि हेड किसके थे? मिलिट्री रेजिमेंट के थे, और मिलिट्री रेजिमेंट में 9 चैरियट्स, 9 एलिफेंट, 25 हॉर्सेस और 45 फुट सोल्जर्स है जो कि पीस और ऑर्डर मेंटेन करते थे। फिर हमने देखा कटका एंड स्कंदवाराज जो कि कैंप्स होते थे, मिलिट्री कैंप्स और सेटलमेंट्स जो हमको मिले और सातवाहनस टाइम पे। फिर सातवाहनस ने प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट डायनेस्टी थी जो बार बार बोल चुकी, फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने टैक्स फ्री विलेजेस ग्रांट करना स्टार्ट किया ब्राह्मणास और बुद्धिस्ट मंक्स को। और वो क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बुद्धिस्ट और ब्राह्मणास जो है वो उनकी पावर अथॉरिटी को मेंटेन करके रखे। अब इसी के कारण क्या हुआ? स्मॉल किंगडम्स डेवलप हो गए विद इन अ सातवाहनास किंगडम। तो स्मॉल किंगडम्स, आइलैंड्स डेवलप हुए जो ब्राह्मणास और बुद्धिस्ट मंक्स थे, क्योंकि लैंड उनको मिल गया तो ऑब्वियसली किंगडम वो होंगे। तो ये हुआ। फिर हमने देखा कि हमने इस पूरे उसमें पढ़ा कि किंगडम्स जो है सातवाहनस का 3 ग्रेट फ्यूडिटरीज है। पहले किंग जिसको राजा बोला गया, दूसरा जो है महाभोज, और तीसरे जो थे सेनापति। तो ये 3 जो है मिलके पूरे एम्पायर को मेंटेन करके रखते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो किंग थे जिनको राजा बोला जाता था, ये अपहोल्डर थे धर्म के, इनके पास डिवाइन एट्रीब्यूट्स भी असाइन की गई और इनको एज अ गॉड की तरह देखा जाता था, जैसे कि रामा, भीमा, केशावा एंड अर्जुन। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेम अशोकंस के टाइम पे थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट को आहारा बोला जाता था, ऑफिशियल्स को अमात्यास और महामत्यास बोला जाता था। फिर मिलिट्री एंड फ्यूडल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिले, फॉर एग्जाम्पल सेनापति को ही प्रोविंशियल गवर्नर की तरह अपॉइंट किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो था रूरल एरियाज का वो गौलमिका के हाथ में था जो कि हेड थे हमारे मिलिट्री रेजिमेंट्स के, और कटक एंड स्कंदवाराज जो थे वो मिलिट्री कैंप्स और सेटलमेंट्स थे। फिर हमने देखा पहले ये सातवाहनस जो थी पहली डायनेस्टी थी जिन्होंने लैंड, टैक्स फ्री लैंड जो है ब्राह्मणस और बुद्धिस्ट मंक्स को देना स्टार्ट किया, जिसके कारण स्मॉल किंगडम्स जो है सातवाहनस किंगडम के अंदर ही डेवलप हो गए। अब 3 ग्रेट फ्यूडिटरीज थे, किंग, महाभोज एंड सेनापति। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स कम टू द रिलीजन। अब
रिलीजन की अगर बात करें तो सातवाहनास रूलर्स जो थे वो अपने आप को ब्राह्मणास बोलते थे, जो कि हमने देखा, और वो दे रिप्रेजेंटेड द मार्च ऑफ ट्रायम्फेंट ब्राह्मणिज्म, ठीक है। और कैसे? क्योंकि ब्राह्मणिज्म, क्योंकि वैदिक कल्चर को इनको रिवाइव करना था, तो इन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना स्टार्ट किए, जो हमारे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। अश्वमेधा, वाजपेयी जो सेक्रीफाइसेस थे वो। फिर ये जो है लार्ज नंबर ऑफ वैष्णव गॉड्स को वर्शिप करते थे, जैसे कृष्णा, वासुदेव हो गए, और इन्होंने बुद्धिज़्म को भी बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिया और ब्राह्मणिज्म को भी लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट किया। अब बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो सातवाहनास ने प्रमोट किया बुद्धिज़्म को, क्योंकि उनको लैंड ग्रांट स्टार्ट किया। महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। फिर हमने बुद्धिस्ट सेंटर्स देखे नागार्जुनकोंडा, अमरावती में, ठीक है। और बुद्धिस्ट जो है फ्लरिश्ड हुआ नासिक और जूनार एरियाज जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर भी ट्रेडर्स के द्वारा। और यही सेम चीज़ इक्ष्वाकुस ने फॉलो की जब वो सातवाहनास के बाद आए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आर्किटेक्चर की, तो सातवाहनास फेज़ में बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज जो है रॉक को कट करके बनी, जिससे हमको पता चलता है कि स्किल और पेशेंस उनके पास बहुत ज़्यादा था। दो कॉमन स्ट्रक्चर्स जो एमर्ज हुए यहाँ पे, चैत्य और विहारास। चैत्य क्या था? चैत्य एक लार्ज हॉल था जिसमें बहुत सारे कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स थे, जैसे कि ये देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड चैत्य। और यहाँ पे देख सकते हैं पिलर्स ये बने हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड चैत्य। और उसके बाद विहारास था, जो कि सेंट्रल हॉल था, जो कि किससे कनेक्ट था? वरांडा से कनेक्ट था, जहाँ पे रेसिडेंट्स जो मंक्स थे वो वहाँ पे रुकते थे। अब फेमस चैत्य जो है वो कार्ले है, जो कि डेक्कन में मिला, जहाँ पे 40 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 15 मीटर हाई है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स स्पेसिमेन है मैसिव रॉक आर्किटेक्चर का। फिर विहारास की अगर बात करें तो विहारास जो है वो चैत्य के पास ही होता था, और वो रेसिडेंस एरिया था जहाँ पे मंक्स जो है रेनी सीजन में रुकते थे। और ये नासिक में ऐसा बोला जाता है कि 3 विहारास मिले, और सिंस दे कैरी द इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापना और गौतमी पुत्र। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर भी हमको बहुत ज़्यादा मिली आंध्र प्रदेश और कृष्णा गोदावरी रीजन में, और वहाँ पे इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स मिले। स्तूपा भी डिस्कवर्ड हुआ, जो कि एलोरा केव्स में डिस्कवर हुआ। अमरावती, नागार्जुनकोंडा हमने देखा कि वो फेमस बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है। अमरावती स्तूपा स्टार्ट हुआ था 200 BC में, बट कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 2nd सेंचुरी में, ठीक है। फिर नागार्जुनकोंडा की अगर बात करें, उसको भी वो भी मोस्ट प्रॉस्पर्ड वो कब हुआ? इक्ष्वाकुस के टाइम पे हुआ, बट जो कि सक्सेसर थे सातवाहन्स के। बट कुछ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी कंटेन, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट के साथ ब्राह्मणिकल ब्रिक्स टेम्पल भी कंटेन करते थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अगर बात करें तो लैंग्वेज की अगर बात करें तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज सातवाहनास की क्या थी? प्राकृत लैंग्वेज, क्योंकि हमको पता चला है कि गथा सप्तशती जो कि प्राकृत टेक्स्ट था, हाला ने कंपोज की थी, हाला रूलर ने कंपोज की थी, जिसमें 700 वर्सेस थे, सारे प्राकृत में ही लिखे गए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए जैसे अमरावती में ये हो गया और हमारा नागार्जुनकोंडा में ये हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें हमको मिली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द समरी। रिलीजन की बात करें तो इन्होंने वैदिक रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। अश्वमेधा, वाजपेयी जैसी बहुत सारे वैष्णव गॉड्स को ये वर्शिप करते थे, जैसे कृष्णा, वासुदेवा। और बुद्धिज़्म सेंटर्स भी प्रमोट किए आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंडा, अमरावती में। और इन्होंने लैंड ग्रांट सिस्टम भी बुद्धिज़्म को स्टार्ट किया और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म फॉलो किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो 2 कॉमन आर्किटेक्चर थे, चैत्य और विहारास। चैत्य एक लार्ज हॉल था जिसमें बहुत सारे कॉलम्स थे, और कार्ले एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चैत्य का, जो कि डेक्कन में है, वेस्टर्न डेक्कन में। विहारास की बात करें, ये सेंट्रल हॉल था जहाँ पे हमारे मंक्स जो है रहते थे रेनी सीजन के टाइम पे। 3 विहारास जो है नासिक में मिले। फिर हमने देखा रॉक कट आर्किटेक्चर भी फाउंड हुआ, जहाँ पे इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स भी मिले, जैसे कि एल्लोरा। फिर लैंग्वेज की अगर बात करें तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी और रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। और जैसे कि गथा सप्तशती जो है हाला रूलर जो थे उन्होंने कंपोज किया था प्राकृत टेक्स्ट, और ये क्या था? एक प्राकृत टेक्स्ट था, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ सातवाहनास डायनेस्टी। वी हैव स्टडीड इंडो ग्रीक्स, वी हैव स्टडीड सातवाहनास। नाउ अब हम एक्सट्रीम साउथ में आएंगे, जहाँ पे हम चेरा, चोला, पांड्यास पढ़ेंगे, और अगर हो सकेगा तो मैं शुंगास और कानवास भी वहीं पर पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब हु वर द सातवाहनास? सातवाहनास जो थे वो जनरली हमारे इंडिजीनियस पीपल थे, जो हमारे कहाँ पे थे?
ट्राइबल थे डेक्कन के, बट धीरे धीरे वो ब्राह्मणिज्म में कन्वर्ट हो गए और ये आंध्र प्रदेश वाले जो हमारा महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, सेंट्रल इंडिया, और वहाँ पे रूल कर रहे थे। हाउ लॉन्ग डिड दे रूल, कितने सालों तक इन्होंने रूल किया, तो हमने देखा व्हाट इज मेंट बाय मेट्रिलिनियल फैमिली। मेट्रिलिनियल फैमिली मतलब मदर को ज़्यादा प्रेफरेंस, फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया एज कंपैरिजन टू मेल, तो उसको मेट्रिलिनियल फैमिली बोलते हैं। डिस्क्राइब द सातवाहना सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सातवाहना सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा फ्यूडल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, ठीक है, फ्यूडल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। दूसरी चीज़ किंग और राजा के बारे में हमने देखा, फिर लैंड ग्रांट सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, फिर आर्ट एंड रिलीजन के चैत्य और विहारास, रॉक कट आर्किटेक्चर, फिर नागार्जुनी कोंडा अमरावती में हमको बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर्स मिले। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा सातवाहनास डायनेस्टी में। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई विल स्टार्ट टुमारो द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ। ओके, so thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.